Okay, Assalamu alaikum guys. I think let's slowly start the session now. जो ऑनलाइन हैं सर उनमें से प्लीज मुझे कंफर्म कर दें कि आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस सर, आ रही है। ओके, थैंक यू। अच्छा यार, हम कंटिन्यू करेंगे सिक्योरिटी वाले पार्ट को। और अभी जो पिछले आपके सेशंस गुजरे हैं उसमें आप लोगों ने फोकस किया होगा वर्चुअलाइजेशन के ऊपर, VMware, वर्चुअल सर्वर वर्चुअलाइजेशन। अब दोबारा से अगर मैं क्लाउड आर्किटेक्चर को रिकैप करूं तो आपको पता है कि क्लाउड का मतलब है कि आपने शेयर्ड रिसोर्सेज की एक्सेस देनी है। यू हैव टू गिव एक्सेस ऑफ शेयर्ड रिसोर्सेज। वो शेयर्ड रिसोर्सेज जो हैं दोस कैन बी इन फॉर्म ऑफ कंप्यूट, दैट शेयर्ड रिसोर्स वुड बी इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज, एंड दैट शेयर्ड रिसोर्स विल बी इन टर्म्स ऑफ वर्चुअल नेटवर्किंग। ये तीन मेन हिस्से होते हैं किसी भी क्लाउड आर्किटेक्चर के: कंप्यूट, स्टोरेज और नेटवर्क। वर्चुअल वर्चुअल कंप्यूट, वर्चुअल स्टोरेज और वर्चुअल नेटवर्क। आपने पिछले वीक में फोकस किया एक या दो हफ्तों में वर्चुअल कंप्यूट पे। आपके पास फिजिकल सर्वर था और आपने उस फिजिकल सर्वर को वर्चुअलाइज करना सीखा, वीएम्स बनानी सीखी, उनके दरमियान में किस तरह से कम्युनिकेशन होती है आपने उसको सीखा। वो प्रोसेस आपका कंटिन्यू रहेगा जितना भी उसमें रह गया है। मुझे एग्जैक्ट पता नहीं कि कहां तक उन्होंने कवर किया है, लेकिन वो चीज आसिफ साहब लेके चलेंगे। पैरेलल के अंदर अब जो मेरा फोकस होगा वो होगा कि अगले 2 हफ्ते आपको सिक्योरिटी, और कोशिश करेंगे कि अगर हम सिक्योरिटी वाला ऐसा खत्म कर लेते हैं तो फिर साथ स्टोरेज को शुरू करें। सिक्योरिटी एंड स्टोरेज, क्योंकि ये चीजें डेटा सेंटर के आर्किटेक्चर में होती हैं। दीज थिंग्स आर देयर इन डेटा सेंटर आर्किटेक्चर। ऑब्वियसली एक क्लाउड आप बिल्ड करेंगे तो आप कतई तौर पे ये नहीं चाहेंगे कि वो क्लाउड आए और उसे कोई भी हैक कर ले, उस पर कोई भी डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक लॉन्च करे, आपकी सर्विसेज ब्लॉक कर दे। अब आप उसको इस तरह ले लो कि अगर एक एप्लीकेशन चल रही है, जीमेल चल रही है, जीमेल का क्लाउड चल रहा है, या फॉर दैट मैटर फूड पैंडा की ऐप चल रही है, या उबर का सिस्टम चल रहा है, तो कोई हैकर आए और उस उबर के सिस्टम को हैक कर ले, आप कतई तौर पे ये नहीं चाहोगे। फायदा क्या फिर? ये दोबारा से बातें जो मैं कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये समझाऊं, बताऊं, एम्फेसाइज करूं कि हाउ इंपॉर्टेंट इट इज कि आप अपनी नेटवर्क को सिक्योर करें। वो सारे कंपोनेंट्स, सर्वर वर्चुअलाइजेशन, उसके ऊपर एप्लीकेशंस रन करना, मुख्तलिफ तरह की एप्लीकेशंस रन करना, वो सारे मल्टीप्लाई बाय जीरो हो जाते हैं अगर आप अपने नेटवर्क को सिक्योर नहीं करते। ये बुनियादी चीज। तो जितना इंपॉर्टेंट उस क्लाउड आर्किटेक्चर को बिल्ड करना है, उतना ही इंपॉर्टेंट जो है उसको सिक्योर करना है। और सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज सीखने का एक फायदा तो ये है कि आप उन चीजों को अप्लाई कर सकते हो क्लाउड के अंदर। और दूसरी मजे की बात यह है कि सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट्स जेनेरिक हैं। जेनेरिक का मतलब है कि मोर और लेस जो चीजें आप क्लाउड को सिक्योर करने के लिए इस्तेमाल करते हो 19-20 ही होता है, वही चीजें आपकी नॉर्मल नेटवर्क की सिक्योरिटी के लिए भी इस्तेमाल होती हैं। तो इसका मल्टीपल फायदा है। मल्टीपल फायदा इन टर्म्स ऑफ जॉब है, क्योंकि अगर आप ये कहते हो या ये ऑफर करते हो कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए, आई नीड सिक्योरिटी, तो भैया उसमें फिर सिक्योरिटी कैन बी इन द क्लाउड, सिक्योरिटी कैन बी इन द इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल। और सिक्योरिटी की जॉब्स कभी भी खत्म नहीं होती, ये याद रखें। ये हर हर जगह की जरूरत है। एक ऐसा बंदा जिसको ठीक ठाक सिक्योरिटी आती है, इट्स अ नीड ऑफ द आवर। मैं नॉर्मली रेफर नहीं करता किसी भी मतलब उसको जॉब वगैरह को, क्योंकि रिक्वेस्टें आती रहती हैं, ठीक है, छोटी मोटी एंट्री लेवल जॉब्स की, दरमियानी जॉब्स की, इवन बड़ी जॉब्स की भी। ये अभी मैं अरुण साहब के साथ एक मैसेज शेयर कर रहा था, मैं आपके साथ इसको शेयर करता हूँ। जो मेरे दोस्त हैं ऑनलाइन शायद वो सुन सकें।
सब कुछ और डिपेंडिंग ऑन इंटरव्यू, लेकिन बेसिक जो है वो 3 to 4,000 यार मिलेगी, प्लस जो है अकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन हमारी तरफ से होगा, मेडिकल एजुकेशन, और ये फिक्स जॉब है मेरी कंपनी चाहिए मुझे 3 लाख, लेकिन वो बहुत ज़्यादा capable हाँ ये सुने, firewalls है और क्या कहते हैं routers और switches। हाँ अब देख लो कि आपके पास जो बेसिक राउटिंग स्विचिंग आर्किटेक्चर है किसी भी जॉब के सेटअप में, इट इज ऑगमेंटेड बाय द सिक्योरिटी। ठीक है, एक बेसिक लेवल के राउटिंग स्विचिंग प्लस फायरवॉल। तो अभी अभी थोड़ी देर पहले की बात है, मतलब जस्ट शेयरिंग विद अरुण साहब कि सर ये जॉब आई है, 3 बंदे चाहिए सऊदीया के अंदर। तो सिक्योरिटी भले क्लाउड की हो, वही कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ रहे हैं, याद रखें कि ये कॉन्सेप्ट्स आपके क्लाउड सिक्योरिटी में तो वैलिड हैं। इसके अलावा यही चीजें हैं जो आप नॉर्मल डिफरेंट दूसरी तरह की जो सिक्योरिटी आप करते हो, एंटरप्राइज सिक्योरिटी है, डेटा सेंटर सिक्योरिटी है, कॉर्पोरेट सिक्योरिटी है, ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स आर एप्लीकेबल ओवर देयर। सर इस एक तरह से प्रीमाइस के साथ लेट्स गेट बैक टू आवर टॉपिक। आज का टॉपिक भी हमारा ऐसा है जो, हाँ ठीक, मैं बताता हूँ यार। उमर जावेद और फरूख साहब जो हैं भाई, अगर आपके कुछ सेशन मिस हुए हैं तो हारून साहब की तरफ से मैसेज है कि अगर आप कॉर्बेट आ जाते हैं तो कॉर्बेट में नुमान साहब हैं, वो आपको रिकैप करवा देंगे 1 to 1। तो यू विल बी बैक ऑन बोर्ड, उमर और फरूख। और उसके अलावा भी अगर आप में से कोई ऐसा समझता है कि कुछ टॉपिक्स आपके वर्चुअलाइजेशन के या इवन सिक्योरिटी के अगर वो कुछ वीक हैं या उनमें आपको कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज आप कैंपस तशरीफ लाएं और यहाँ पर वी कैन ऑलवेज अरेंज 1 to 1 क्लासेस। उनको आप इस्तेमाल करके यू कैन बी बैक ऑन बोर्ड, राइट। तो जरा उमर मुझे एक्नॉलेज कर दो, उमर फरूख जरा चैट पे प्लीज मुझे एक्नॉलेज कर दो, यू हैव गॉट द मैसेज, मैसेज मिल गया। और बाकी सब लोग भी जरा कंफर्म कर दें, ये मैसेज एक्चुअली तो उमर के लिए है और फरूख के लिए, लेकिन इस रेफरेंस से दिस इज वैलिड फॉर एवरीवन, आप में से हर एक के लिए वैलिड है। क्योंकि ऐसा होता है कई दफा कोई एक दो टॉपिक्स ऐसे, स्पेशली जब आप सिस्टम साइड पे होते हो तो आपके कुछ डाउट्स होते हैं, फंस जाते हो आप। तो वी हैव अ प्लान टू अरेंज स्पेशल क्लासेस फॉर दो स्टूडेंट्स दिस वीक एंड इन द कमिंग वीक। तो आप आके यहाँ पर हारून साहब से कांटेक्ट करते हैं तो हारून साहब विल अरेंज द टाइम एंड द इंस्ट्रक्टर फॉर यू गाइस। ठीक है, दोबारा से ये जो मैं टाइम अभी स्पेंड कर रहा हूँ, ये दोबारा से आपको ये बताना है कि यार जो वक्त आप अगले 1-2 हफ्ते हम यहाँ गुजारेंगे इकट्ठे दोबारा इसके ऊपर, इट्स वैल्यूएबल, इसकी जरूरत है। आपके वो बंदे, मैं आपको दोबारा एक चीज बताता हूँ मजे की, ये जो फ्रंट रोज में आपने देखा होगा कि मेरे साथ जो हमने आपकी हेल्प के लिए रखा हुआ है कि कुछ आपके हमेशा से हम हमारे कॉर्पोरेट में ऐसा होता है कि एक इंस्ट्रक्टर होता है, उसको कुछ लोग असिस्ट करते हैं जिनको हम असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर्स कहते हैं। वो बड़े रेगुलर हैं क्लासेस में, और ना सिर्फ रेगुलर हैं बल्कि वो ऑनलाइन फ्रीलांसिंग के थ्रू सिक्योरिटी के स्किल्स को एडवर्टाइज करके पैसा कमा रहे। देखो ना, फ्रीलांसिंग फ्रीलांसिंग का बड़ा करते हैं, लेकिन फ्रीलांसिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट या आइडिया क्या है, आपने अपनी स्किल को कैश कराना है। अब वो स्किल जो है वो एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट टाइपिंग भी हो सकती है, जिसको हम डेटा एंट्री कहते हैं, और वो स्किल जो है वो इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ कि जो आप करते हो फोटोशॉप करते हो, वो स्किल जो है इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ अ सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। अब खुद समझो कि डेटा एंट्री तो हर कोई कर सकता है, लेकिन एक ऐसी स्किल जो वैल्यूएबल है,
वो कौन सी है? विच इज दैट? ऑब्वियसली ये स्किल ऐसी है जो हर एक को नहीं आती। उस प्लेटफॉर्म को यूज करके आप अपनी ये वाला स्किल सेट प्रपोज करो। पहले 1 या 2 प्रोजेक्ट्स या काम मिलने मुश्किल होते हैं, उसके बाद जब 2 या 3 चीजें आप अच्छी कर लेते हैं, देन इट्स अनएंडिंग साइकिल। ये मेरी बात याद रखिएगा, वो आपकी ब्रेक नहीं लगती है फिर। ठीक है जी। लेट्स नाउ स्टार्ट विद द टॉपिक। आज हम नेट का टॉपिक पढ़ेंगे, और याद रखें ये नेट का टॉपिक हम कोई राउटिंग स्विचिंग में नहीं पढ़ रहे। वी वुड बी डिस्कसिंग दिस टॉपिक इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ फायरवॉल। फायरवॉल के कॉन्टेक्स्ट में हमने नेट पढ़ना है। नेट का बेसिक आइडिया या बेसिक थीम क्या है कि आपके पास जो एड्रेसिंग है वो 2 तरह की एड्रेसिंग होती है, 2 टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग। एक आपके पास पब्लिक एड्रेसेस हैं, और दूसरे एड्रेसेस आपके पास प्राइवेट एड्रेसेस हैं। पब्लिक एड्रेसेस वो होते हैं जो ग्लोबली यूनिक होते हैं। ग्लोबली यूनिक से मुराद ये है कि वो रिपीट नहीं हो सकते। अगर मैंने एक पब्लिक आईपी परचेज कर लिया है तो वो पब्लिक आईपी मेरी प्रॉपर्टी है। वो पब्लिक आईपी किसी और डिवाइस पे या किसी और बंदे के पास नहीं होगा, मेरी उसकी ओनरशिप है। और इसके अलावा पब्लिक एड्रेसेस के अलावा एक और कैटेगरी भी एड्रेसेस की अवेलेबल है जो प्राइवेट एड्रेसेस कहलाते हैं। प्राइवेट एड्रेसेस में क्लास ए के अंदर आपके पास 10 का नेटवर्क, क्लास बी में आपके पास 172.16 का नेटवर्क, और क्लास सी में आपके पास 192.168 का नेटवर्क अवेलेबल है, जिसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस्तेमाल कर सकते हो अपने नेटवर्क के अंदर, अपने प्राइवेट नेटवर्क के अंदर। आपने अपना एक लैन बिल्ड करना है, लोकल एरिया नेटवर्क बिल्ड करना है, आपने अपना क्लाउड बिल्ड करना है। तो क्लाउड के अंदर जो डिवाइसेस आपने लगाई हैं उनके लिए आपको पब्लिक एड्रेस नहीं चाहिए। आपने डीएमजी में सर्वर प्लेस किए हैं, उनके लिए आपको पब्लिक आईपी नहीं चाहिए। आप इन रेंजेस में से यू कैन चूज एनी एड्रेस फ्री ऑफ कॉस्ट। आप इनमें से कोई एड्रेस फ्री ऑफ कॉस्ट इस्तेमाल कर सकते हो। यू हैव ऑप्शन क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी। और स्पेसिफिक एड्रेसेस हैं क्लास ए, बी और सी में जो कि प्राइवेट एड्रेसेस कहलाते हैं। वो हर कंपनी इस्तेमाल कर सकती, आप भी कर सकते हो, आप भी कर सकते हो, आप भी कर सकते हो। अब प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि मिसाल के तौर पे एक कंपनी ए है, और उस कंपनी के अंदर आपके पास कुछ कंप्यूटर्स हैं, दे आर कनेक्टेड, और उस कंपनी के एज के ऊपर एक राउटर है which is connected to internet. Now this is my company A. इसी तरह से एक और कंपनी है, कंपनी B. Again company B also has few computers. उसका भी एक एज राउटर है which is connected to internet. अब मिसाल के तौर पे कंपनी ए ने अपने इस कंप्यूटर ए को आईपी एड्रेस असाइन किया 10.1.1.1, वही कर सकता है, इस रेंज में से है, फ्री है। और कंपनी बी भी अपने इस कंप्यूटर पे आईपी असाइन कर देती है 10.1.1, बिल्कुल किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। विद इन कंपनी ए तो कोई मसला नहीं है, कम्युनिकेशन बिल्कुल प्राइवेट एड्रेसिंग के साथ होगी। लेकिन जब ये कंप्यूटर ए ने इंटरनेट पे जाना होगा तो वो इस सोर्स एड्रेस को लेके नहीं जा सकता। इट कांट टेक दिस 10.1.1.1। उसकी वजह यह है कि अगर इस तरह होना शुरू हो तो फिर जो कंपनी बी का ये कंप्यूटर है ये भी नेट पे जब जाएगा तो इसमें भी सोर्स एड्रेस क्या होगा? 10.1.1.1। तो प्राइवेट एड्रेसेस जो होते हैं, याद रखें ये प्राइवेट यूज के लिए, यानी प्राइवेट नेटवर्क के अंदर तो आपके लिए वैलिड होते हैं, काम करते हैं,
विद इन लैन तो आप फर्स्ट क्लास इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन प्राइवेट एड्रेस के साथ आपका कंप्यूटर इंटरनेट पे नहीं जा सकता, क्योंकि इंटरनेट पे जब कम्युनिकेशन होती है तो एड्रेस यूनिक होना चाहिए, आइडेंटिटी यूनिक होनी चाहिए, ऐसी आइडेंटिटी होनी चाहिए जो किसी और पे ना हो। अब इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमें एड्रेस को ट्रांसलेट करना पड़ता है। वी हैव टू ट्रांसलेट द एड्रेस। ट्रांसलेशन का मतलब क्या है? ट्रांसलेशन का मतलब यह है कि भाई मैं, ये सोर्स एड्रेस है और मेरे पास यहां पे एक पब्लिक आईपी है, लेट्स से 203.111। जब मेरी रिक्वेस्ट आए इस कंप्यूटर ए से और मैंने इंटरनेट पे जाना हो, तो मेरा सोर्स चेंज हो जाए इस पब्लिक आईपी से। जरा रिक्वेस्ट को कंप्लीट करते हैं। भाई सोर्स है मेरा कंप्यूटर ए और डेस्टिनेशन है गूगल का सर्वर। आई वांट टू एक्सेस google.com। जब ये रिक्वेस्ट मेरे इस एज राउटर को क्रॉस करेगी, एज राउटर को क्रॉस करेगी या एज डिवाइस को क्रॉस करेगी और इंटरनेट पे जाएगी, तो व्हाट विल हैपन कि द सोर्स ऑफ माय रिक्वेस्ट विल बी चेंज बाय द पब्लिक आईपी। ट्रांसलेट हो जाएगा सोर्स एड्रेस पब्लिक आईपी के साथ। और जब गूगल पे रिक्वेस्ट जाएगी तो उस रिक्वेस्ट में सोर्स जो है वो 10.1.1 नहीं होगा, बल्कि पब्लिक आईपी होगा 203.1.1.1 और डेस्टिनेशन होगा गूगल। ये जो एड्रेस ट्रांसलेशन है सोर्स की, इसको हम बेसिकली नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन बोलते हैं। दिस इज नोन एज नेट। प्राइवेट टू पब्लिक एड्रेस ट्रांसलेशन इज नोन एज नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, नेट। अब ये जो ट्रांसलेशन हुई है सोर्स से, सोर्स प्राइवेट था और वो सोर्स बदल गया पब्लिक आईपी के साथ, इसकी एंट्री जो होती है इट्स मेंटेन्ड इन द टेबल। ट्रांसलेशन टेबल में ये एंट्री मेंटेन की जाती है, इसलिए ताकि जब जवाब आए गूगल से और वो आपकी इस एज डिवाइस के पास पहुंचे, तो जवाब तो दोबारा से उस सोर्स पे आएगा ना जो जिसने गूगल को हिट किया है, और वो सोर्स आपका पब्लिक आईपी था। तो जब जवाब आता है उस सोर्स आईपी पे, पब्लिक आईपी पे, तो दोबारा से आप रीट्रांसलेट करते हो। यू अगेन रीट्रांसलेटेड बैक टू द ओरिजिनल सोर्स आईपी और अकॉर्डिंगली आपकी रिक्वेस्ट चली जाती है आपके इनिशियल कंप्यूटर के पास। तो जाते वक्त जो ट्रांसलेशन होती है वो प्राइवेट टू पब्लिक होती, और रिवर्स डायरेक्शन के अंदर जो ट्रांसलेशन होती है वो पब्लिक टू प्राइवेट होती है। और पब्लिक टू प्राइवेट ट्रांसलेशन जो है वो दोबारा से होती है किससे? आपके नेट टेबल से, नेट एंट्री के साथ। नाउ दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ये कॉन्सेप्ट राउटर्स पे भी वैलिड है और ये कॉन्सेप्ट हर एज डिवाइस पे वैलिड है। अगर आपने अपनी एज डिवाइस पे फायरवॉल लगाई हुई है तो इट इज वैलिड। भैया आपके क्लाउड के अंदर जितनी डिवाइसेस हैं, मैंने बताया उनके ऊपर आप पब्लिक आईपी तो नहीं दोगे, उन पे आपको पर फोर्स कौन सा आईपी डिफाइन करना पड़ेगा? प्राइवेट। और जब आप रिक्वेस्ट करते हो वो डिवाइस वहां से जाएगा इंटरनेट पे, तो ट्रांसलेशन भी होगी एज के ऊपर। अब मैंने अर्ज किया कि वो एज डिवाइस इट कैन बी योर राउटर और इट कैन बी योर फायरवॉल एज वेल। ये नेटिंग आप फायरवॉल पे भी कर सकते हो। यही वजह है कि जितनी भी फायरवॉल्स हैं, सिर्फ हुआवे की नहीं, all the firewalls they do support this technique of network address translation, जिसको हम NAT कहते हैं। उसमें NAT के कॉन्सेप्ट की सपोर्ट है। हमने NAT करना है, हम NAT कहां डिफाइन करते हैं? एज डिवाइस पे। और अगर हमारी एज डिवाइस फायरवॉल है तो इट्स प्रीटी फाइन, वी विल बी डूइंग दिस ऑन द फायरवॉल। यार बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर कोई सवाल? आप लोगों में से जिसने राउटिंग स्विचिंग पढ़ी है उसके लिए समझना इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए।
यार देयर इज वन फ्रेंड, वन ऑफ माय फ्रेंड इज कनेक्टेड विद द नेम ऑफ एजी। भाई ये एजी कौन है भाई? एजी, यार अपने रोल नंबर और नाम के साथ कनेक्ट करो, क्योंकि इस तरह आपको फायदा नहीं होगा। योर अटेंडेंस विल नॉट बी काउंटेड। जी मेरा एक भाई है जो एजी के साथ कनेक्टेड है यार। ओके, थोड़ी सी स्लाइड्स देखते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट कपल ऑफ स्लाइड्स। नेट का प्रिंसिपल हमने थोड़ा डिस्कस किया। अब जरा आपको ये बताता हूं कि इस नेट की हमें जरूरत क्यों पेश आती है। व्हाई वी नीडेड नेट एट द स्टार्ट। देखो, इनिशियल इसका स्टार्ट इस तरह हुआ था कि 90s के अंदर ये आइडेंटिफाई कर लिया गया था कि जो आईपी वर्जन 4 एड्रेसेस हैं उनका इस्तेमाल दुनिया में इतना ज्यादा हो रहा है कि ये एड्रेस बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। और ये चीज काफी पहले हाईलाइट हो गई थी और काफी पहले आपने पता लग गया था आईपी के बनाने वालों को कि आईपी एड्रेसेस वुड बी डिप्लीटेड। अब इसका उन्होंने बेसिकली जो सॉल्यूशन था उसको लॉन्ग टर्म भी रखा और उसका शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन भी दिया। मैं बात कर रहा हूं डिप्लीशन ऑफ एड्रेसेस, डिप्लीशन ऑफ आईपी वर्जन 4 एड्रेसेस। इसका एक एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन था और एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन था। जो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन था वो था नेट, और जो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन था वो था आईपी का नया वर्जन जिसको हम आईपी वर्जन 6 कहते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम थी एड्रेस डिप्लीशन की, इसका शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन के तौर के ऊपर नेट को लॉन्च किया गया। अब ये हमें किस तरह से हल देता है? ये हमें सॉल्यूशन इस तरह देता है कि आप इमेजिन करो कि आपके पास अगर मल्टीपल आईपीज हैं एक साइट के अंदर, मल्टीपल प्राइवेट आईपीज हैं, हम उन आईपीज को नेट कर सकते हैं एक पब्लिक आईपी के ऊपर यूजिंग डिफरेंट पोर्ट नंबर्स। पोर्ट नंबर बदलते रहे और पब्लिक आईपी हमारा एक हो। उस एक सिंगल पब्लिक आईपी को इस्तेमाल करते हुए मल्टीपल कंप्यूटर्स नेट पे जाएंगे। उनका कनेक्शन यूनिक इस तरह होगा कि उनकी आइडेंटिटी रिकॉग्नाइज होगी पब्लिक आईपी और उसके साथ पोर्ट नंबर के साथ, पब्लिक आईपी एंड द पोर्ट नंबर। इस तरह से आपका कनेक्शन या सेशन जो है वो यूनिक बन जाएगा। और यकीनी तौर पे इसमें आपके पास एड्रेसेस की बचत है। दिस हाउ यू कैन सेव द एड्रेसेस। तो क्लास जरा हिस्ट्री या बैकग्राउंड नेट का याद रखें कि बेसिक प्रॉब्लम क्या था कि आपके आईपी वर्जन 4 एड्रेसेस जो थे दे वर बीइंग डिप्लीटेड, और शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन के तौर पे नेट को लॉन्च किया गया और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के तौर पे आईपी का नया वर्जन लॉन्च किया गया। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हम बाद में देखेंगे। एक दफा जरा प्रिंसिपल को चेक कर लें दोबारा से। लेट्स हैव अ लुक एट द प्रिंसिपल। जी पूछें। पहली बात आप याद रखें, सवाल यह है कि ये नेट कहां पे जवाब दे गया और हमें IPv6 पे आना पड़ा। पहली बात तो आप याद रखें, एक होता है आरजी सॉल्यूशन और एक होता है परमानेंट सॉल्यूशन। तो नेट को जब लॉन्च किया गया था तो पहले दिन से ये चीज क्लियर थी कि ये आरजी है। आरजी सॉल्यूशन, इसका शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन जो है वो नेट है। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन जो है वो IPv6 होगा। जवाब ये वहां जाके देगा जब एप्लीकेशंस ये डिमांड करेंगी कि मुझसे कनेक्ट करने के लिए लाजमी है कि आपका एड्रेस अपना होना चाहिए
ट्रांसलेटेड नहीं होना चाहिए। देखो ना, मैंने एग्जांपल अभी आपको दी कि यार एक पीसी है, वो पीसी जो है एक्सेस कर रहा है किसको, गूगल के सर्वर को। तो रिक्वेस्ट जब पीसी से गूगल के सर्वर पे जाती है, मेरे पीसी पे अगर प्राइवेट आईपी है और आगे नेट डिवाइस लगी है जो उस मेरे आईपी को ट्रांसलेट कर देती है, और गूगल मेरे उस ट्रांसलेटेड सोर्स के साथ एंटरटेन मुझे कर रहा है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब अगर एप्लीकेशन ने कहा कि नहीं मुझे ओरिजिनल आईपी चाहिए, वहां पे नेट जवाब दे देगा। और कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो ये डिमांड करती हैं कि वी नीड यूनिक आईपी, मुझे ओरिजिनल आईपी चाहिए जो सोर्स आ रही। IPv6 को अगर आप देखें, क्योंकि वहां इतने ज्यादा एड्रेसेस हैं आपके पास, कोई एड्रेसेस की आपको कमी नहीं है। और उसमें बेसिक आइडिया ये है कि हर नोड को एक अदद इंडिपेंडेंट आईपी दिया जाएगा। ईच नोड विल हैव अ इंडिपेंडेंट आईपी, ताकि ये ट्रांसलेशन वाला जो मसला है ना, ये खत्म हो जाए। जरा फ्लो देखते हैं, ऑल्दो इसको हमने पहले भी डिस्कस किया है। लेट्स से कि आपके पास एक सोर्स है 1011, ये आपका इंटरनल यूजर है, और इसने इंटरनेट पे एक सर्वर पड़ा हुआ है 123.3.2.3, इसको एक्सेस करना। ये डिवाइस आपकी कंपनी की एज डिवाइस है, ये एज पे लगी हुई है। तो आपके इस इंटरनल यूजर से जो रिक्वेस्ट जाएगी, अंदर इस तरह का कुछ पैकेट होगा, सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी। अब हमें पता है इशू का कि जब मैं इंटरनेट पे जाऊंगा तो मैं इस सोर्स के साथ नहीं जा सकता। क्यों भाई? ये सोर्स जो है ये प्राइवेट आईपी की रेंज में आ रही है, किसी और कंपनी का यूजर भी इसी सोर्स को लेके जा सकता है नेट पे, फिर मेरी रिक्वेस्ट यूनिक नहीं रहेगी। नेट करता क्या है? नेट में आप इस सोर्स आईपी को, यू कैन ट्रांसलेट दिस सोर्स इनटू अ पब्लिक आईपी। नाउ दिस इज योर पब्लिक आईपी, ये आपका पब्लिक आईपी, ये वाला। तो जब रिक्वेस्ट जाएगी इंटरनेट पे तो उसमें सोर्स होगा ये पब्लिक आईपी और डेस्टिनेशन होगी इस एफटीपी का आईपी। मजेदार बात यह है कि जो रिटर्न ट्रैफिक एफटीपी सर्वर से वापस होएगी, उसके अंदर सोर्स तो एफटीपी सर्वर का अपना है, और डेस्टिनेशन जो जवाब किसको दे रहा है, जहां से उसको सवाल आया है, और सवाल कहां से आया है, इस सोर्स आईपी से। तो डेस्टिनेशन में रिटर्न ट्रैफिक का पैकेट में डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा, ये वाला पब्लिक आईपी विच इज 123.3.2.1। और जब ये रिक्वेस्ट यहां पहुंचेगी तब दोबारा से रीट्रांसलेट होगा क्या, डेस्टिनेशन का आईपी, क्योंकि इसको पता है कि यार जो ये वाला सोर्स आईपी था, इसको मैंने इस पब्लिक आईपी में ट्रांसलेट कर दिया। अब जो रिक्वेस्ट या जिस रिक्वेस्ट का जवाब इस आईपी पे आएगा, वो अल्टीमेटली मुझे कहां भेजना है, इस सोर्स के पास, क्योंकि मेरे पास ओरिजिनली रिक्वेस्ट वहां से आई है। तो इस तरह से बेसिकली आप ट्रांसलेट करते हो जाते वक्त प्राइवेट टू पब्लिक, और रिटर्न डायरेक्शन में पब्लिक बैक टू प्राइवेट। दो तरह का नेट होता है, एक कहलाता है सोर्स नेट और दूसरा कहलाता है सर्वर मैपिंग। आज हमारा फोकस होगा सोर्स नेट के ऊपर। वी लर्न सोर्स नेट। सोर्स नेट में आप इस तरह कर सकते हो कि आप कहो कि एक
पूल में डिफाइन कर लेता हूं. लेट मी डिफाइन वन पूल. Of public IPs. Let's say I can add 3 IPs in this pool, 87.1, 87.2 और 87.3. मेरे पास यहां पे ट्रस्ट जोन में जो नेटवर्क चल रहा है वो ये वाला है, 192.168.1.0. इससे कुछ कंप्यूटर्स आए लगे हुए. मैं ये कह सकता हूं कि यार 192.168.1.0/24 इस प्राइवेट आईपी रेंज में से जो कंप्यूटर आए उसको इस पब्लिक आईपी रेंज में से, इस पूल ऑफ आईपी में से आईपी दो और बाहर निकाल दो. पहला कंप्यूटर आएगा उसको पहला आईपी मिल जाएगा, दूसरा आएगा उसको दूसरा मिल जाएगा पूल में से, तीसरा आएगा उसको तीसरा मिल जाएगा. लेकिन इस तरह का पूल डिफाइन करने का एक नुकसान ये होता है कि जब चौथा कंप्यूटर आएगा पूल में आईपी अवेलेबल नहीं है, चौथे कंप्यूटर को आईपी नहीं मिलेगा. आईपी नहीं मिलेगा तो वो एक्सेस नहीं कर सकता. यानी कि पॉइंट समझने की कोशिश करें कि मैं एक तरफ एक पूल डिफाइन करता हूं जिसमें प्राइवेट आईपीस ग्रुप कर लेता हूं, एक पूल डिफाइन करता हूं जिसमें पब्लिक आईपीस ग्रुप कर लेता हूं, और फिर एक नेटिंग डिफाइन करता हूं कि यार इस प्राइवेट आईपी के लिए ये पब्लिक रेंज चाहिए. मतलब इस रेंज में से कोई कंप्यूटर आए उसको इस पब्लिक रेंज में से आईपी मिल जाए. लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया इसका एक नुकसान है कि जितने आईपीस आपके पास यहां पूल में होंगे सिर्फ उतने ही कंप्यूटर्स जा सकते हैं नेट पे. इसका एक सोल्यूशन है और वो ये जिसको हम सिस्को की जुबान में पैट बोलते हैं, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन. पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन में ये होता है कि बजाय पूल के अंदर मल्टीपल आईपीस डालने के वी कैन डिफाइन अ पूल विद सिंगल पब्लिक आईपी और हम पोर्ट ट्रांसलेशन एनेबल कर दें. यानी हर कंप्यूटर जो कंप्यूटर रिक्वेस्ट कर रहा है उसको इसी पब्लिक आईपी के ऊपर पैट करें और पोर्ट नंबर बदलते जाएं. हर रिक्वेस्ट का डिफरेंट पोर्ट नंबर हो. कंप्यूटर ए ने रिक्वेस्ट भेजी, उसके सोर्स को भी हम एक ही पब्लिक आईपी के अंदर पैट करें, पोर्ट नंबर बदल दें. सेकंड कंप्यूटर पब्लिक आईपी वही, पोर्ट नंबर बदल दें. थर्ड कंप्यूटर पब्लिक आईपी वही, पोर्ट नंबर बदल दें. तो इस तरह से हम एक ही सिंगल आईपी को मल्टीपल कनेक्शंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. यानी कि हमने ये डिस्कस किया कि जो ये सोर्स नेट है इसमें एड्रेस पूल मोड जो पहला मोड है इसमें एक तो ऑप्शन है कि आप पूल डिफाइन कर लें जिसमें मल्टीपल आईपीज आप ग्रुप कर दें. जो प्राइवेट कंप्यूटर आ रहा है वो पूल में से अपना आईपी ले और आगे निकल जाए. और दूसरा तरीका है कि इस पूल के अंदर हम सिंगल आईपी रखें और साथ पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन को एक्टिवेट कर दें. फायदा क्या होगा कि आपके पास प्राइवेट कंप्यूटर आता है वो आईपी पे पैट होगा, पोर्ट नंबर डिफरेंट होगा. सोर्स नेट में आपके पास हुआवे में एक और, हुआवे में भी और बाकी फायरवॉल्स भी सपोर्ट करती हैं, एक और मोड भी है जिसको हम हुआवे के अंदर इजी आईपी कहते हैं. इजी आईपी का मतलब यह है कि बजाय इसके कि हम जो ये पब्लिक आईपी में पब्लिक आईपी का जो पूल डिफाइन कर रहे हैं इसमें आईपी स्पेसिफाई करें, हम सिंपली ये इंटरफेस बता देते हैं कि यार इस इंटरफेस के ऊपर पैट होके आगे चले जाओ.
instead of defining a pool, we can simply define an interface. है ये बेसिकली पैट की तरह की चीज, फर्क ये है कि हम पब्लिक आईपी में स्पेसिफिकली आईपी नहीं बता रहे, बल्कि हम कह रहे हैं इंटरफेस। इंटरफेस का फायदा क्या है भाई, उस इंटरफेस पे जो भी आईपी होगा, आने वाली रिक्वेस्ट उस आईपी पे पैट होकर आगे निकल जाएगी। हर रिक्वेस्ट का पोर्ट नंबर डिफरेंट होगा। तो इसमें हमें फ्लेक्सिबिलिटी ये मिलती है कि अगर हमें आईएसपी से डायनामिक आईपी मिलता है, डायनामिक आईपी का मतलब है हर दफा डिफरेंट आईपी असाइन होता है, हमने स्टैटिक आईपी नहीं परचेज किया हुआ। तो इंटरफेस पे जो भी आईपी होगा, आपकी जो इंटरनल रिक्वेस्ट है वो उस इंटरफेस की आईपी को देखेगी, अपना सोर्स उस आईपी से बदलेगी, पोर्ट नंबर डिफरेंट ऐड करेगी और आगे निकल जाएगी। तो इस तरह से इस इजी आईपी मोड में आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीजेस। सर्वर मैपिंग को हम अब नेक्स्ट उसमें देखेंगे, बट प्रैक्टिकल के लिए आप लोग बेसिकली सोर्स नेट का सिनेरियो बिल्ड करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया, यू कैन क्रिएट अ नेट एड्रेस पूल, फिर सोर्स नेट पॉलिसी आप डिफाइन कर सकते हैं, और फिर इंटर जोन सिक्योरिटी पॉलिसी डिफाइन की जा सकती है। You guys will now be doing a lab जिसमें आप बेसिकली फायरवॉल के साथ एक पीसी और ये स्विच कनेक्ट करेंगे और इसको ट्रस्ट जोन का हिस्सा बनाएंगे। इस तरह से एक अनट्रस्ट जोन बिल्ड करेंगे, उस पर ये स्कीम होगी। आप ये वाला हिस्सा डीएमजी वाला कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इस पे अभी इंप्लीमेंटेशन करने की जरूरत नहीं है, वो हम बाद में देखेंगे। फॉर द टाइम बीइंग हम हैंडल करेंगे ट्रस्ट टू अनट्रस्ट इस फ्लो को। रोडमैप कॉन्फ़िगरेशंस का क्या है? कॉन्फ़िगर आईपी एड्रेस फॉर द इंटरफेस, ऐड देम इन सिक्योरिटी जोन। क्लास को पता कैसे करना है। कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी पॉलिसी टू परमिट एक्सेस फ्रॉम ट्रस्ट टू अनट्रस्ट। क्लास को पता है ट्रस्ट टू अनट्रस्ट पॉलिसी लगाकर ये फ्लो कैसे अलाउ करना है। कॉन्फ़िगर नेट एड्रेस पूल, मतलब एक पूल ऑफ आईपीज आप डिफाइन करें यहां पे, एंड कॉन्फ़िगर नेट पॉलिसी। उस नेट पॉलिसी में आप बता सकते हैं कि अच्छा यार ये सोर्स हो तो वो इस पूल को इस्तेमाल करे। यह आपकी फायरवॉल है, फायरवॉल सोर्स नेटिंग की लैब है, जिसको कि आप लोग अभी करोगे। यू ऑल विल इंप्लीमेंट दिस। Let me just try to find out the relevant lab manual